थोड़ा सा आइडिया लेंगे बेटा अबाउट रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे हम रिट्रेस कर सकें इन सच ए वे, जैसे अगर डायग्राम से देखना तो पहले वो समझ लो। डायग्राम जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, टेकिंग वॉल्यूम अलोंग एक्स एक्सिस एंड प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस। इस डायग्राम और वाई एक्सिस, इस डायग्राम को बोलते क्या है? पीवी डायग्राम या इंडिकेटर डायग्राम। कोई प्रोसेस हुआ मतलब गैस का एक्सपेंशन हुआ या कॉन्ट्रैक्शन हुआ। सपोज ये एक्सपेंशन हुआ फ्रॉम ए टू बी और कॉन्ट्रैक्शन होगा फ्रॉम बी टू ए बट अलोंग द सेम पाथ। अगर ए से बी आते हुए, देखो रिवर्सिबल होने का क्या मतलब है, अगर ए से बी आते हुए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट जैसे सी है बीच में, सी पॉइंट पे अगर हीट इवॉल्व हुई है, मान लो हीट इवॉल्व हुई क्यू, तो जब ये प्रोसेस रिवर्स होगा फ्रॉम बी टू सी जाएगा, सी पॉइंट पे वापस ये सराउंडिंग से हीट एक्सट्रैक्ट कर लेगा। पहले अगर सराउंडिंग को दी थी, अब सराउंडिंग से वापस ले लेगा, सो दैट एट द एंड सब वैसे ही होगा जैसे बिगिनिंग में था। इस प्रोसेस को जिसको एग्जैक्टली रिट्रेस कर सके, लिखना तो लिखो, ए प्रोसेस विच कैन बी retraced in such a way that all the changes taking place during forward process are exactly reversed during the reverse process. एक ऐसा प्रोसेस जिसे हम रिट्रेस कर सकते हैं इस तरीके से कि जितनी भी चेंजेस हुई हैं, ऑल द चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग फॉरवर्ड प्रोसेस, देखो रिवर्सिबल है तो उसमें दो होंगे बेसिकली, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। जितनी भी चेंजेस ड्यूरिंग फॉरवर्ड प्रोसेस हुई वो सारी की सारी रिवर्स हो जाती हैं ड्यूरिंग द रिवर्स प्रोसेस या ड्यूरिंग द बैकवर्ड प्रोसेस बोल सकते हैं। सो दैट द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स आर अगेन इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जो भी चेंजेस हुई, पहले इक्विलिब्रियम था, फिर वी स्टार्टेड सम प्रोसेस, वी स्टार्टेड सम एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, वी डिड सम वर्क, उसके कारण क्या हुआ, स्टेट चेंज हो गई, ए से बी आ गए। जैसे ए से बी आने का मतलब यहाँ पर अगर प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 था तो यहाँ प्रेशर P2 वॉल्यूम V2 हुआ। अगर ये एक्सपेंशन है तो कंट्रैक्शन विल बी अलोंग द सेम पाथ। ठीक है, इसलिए जितना वर्क, देखो ए से बी जो कर्व बन रही है, कैसे फाइंड करते हैं वर्क? एरिया अंडर द कर्व। तो ए से बी और बी से ए, एरिया तो बराबर ही आएगा। इट इज नॉट ए साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में व्हाट वी राइट, a cyclic process is represented by a closed curve। तो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन अलग अलग पाथ के अलोंग था, तो कभी एक्सपेंशन वाला वर्क ज्यादा है और कभी कंट्रैक्शन वाला वर्क ज्यादा है, इसलिए हमारे पास नेट वर्क आता है एरिया विद इन द लूप। याद है ना? यहां पर बेटा लूप तो है नहीं, यहाँ तो एक ही लाइन बनी है, तो जितना एरिया एक्सपेंशन में होगा उतना ही कंट्रैक्शन में होगा। द नेट वर्क डन during a reversible process is zero. The overall work done in a reversible process is zero. ठीक है, और लॉजिकली आप डायग्राम से ही ये चीज समझ लो कैसे जीरो आएगा। जितना पॉजिटिव वर्क होगा उतना ही नेगेटिव होगा। ए टू बी
अगर आप एरिया फाइंड करोगे ये पॉजिटिव वर्क, बी टू ए भी तो सेम ही है, नेगेटिव वर्क. Such a process is called as reversible process. But होता क्या है, there are so many opposing forces in nature जो किसी भी प्रोसेस को प्रैक्टिकली रिवर्सिबल नहीं होने देती. मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चेंज रह ही जाती है जो पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज जो एट द एंड बन जाएगी. जैसे अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से यहाँ गए तो टेम्परेचर को चेंज नहीं होने दिया, वापस यहाँ से यहाँ आएंगे तो देयर विल बी सम चेंज, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ हीट और सम काइंड ऑफ वर्क. ठीक है, बिकॉज जैसे मान लो कि हमने एक पिस्टन को कंप्रेस किया. ठीक है, पिस्टन पता ना, जैसे एक सिलेंडर में पिस्टन लगी हुई, कंप्रेस इट, सो वी डू सम वर्क. हमने वर्क किया उसको कंप्रेस करके. अब जब वो एक्सपैंड करेगी तो हमें उतना ही वर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि थ्योरेटिकली तो हम बोलते हैं फ्रिक्शनलेस होती है, बट प्रैक्टिकली तो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होगा. तो उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी तो कुछ एनर्जी कंज्यूम हो गई. सो सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट, तो उतना नहीं मिलेगा जितना हमने इनपुट दिया. राइट. ऐसी फोर्सेस जिनके अगेंस्ट काम करना पड़ता है, जैसे फ्रिक्शन है, जैसे विस्कोसिटी है, ऐसी फोर्सेस को डेसिपेटिंग फोर्सेस बोलते हैं. ड्यू टू डेसिपेटिंग फोर्सेस a process cannot be reversible. डिसिपेटिव फोर्सेस वो होती हैं बेटा विच आर अपोजिंग इन नेचर. रेजिस्टेंस, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, और अगर थर्मल फिजिक्स में थर्मल रेजिस्टेंस होता है. थर्मल रेजिस्टेंस हो गया, अपोजिंग नेचर है इसकी, अपोज करता है टू द फ्लो ऑफ हीट. विस्कोसिटी हो गया, अपोज करते हैं टू द फ्लो ऑफ लिक्विड्स. सॉलिड में फ्रिक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो ये डिसिपेटिंग फोर्सेस जो है, प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्सिबल. इसलिए जितने भी नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं या आर्टिफिशियल प्रोसेस हो रहे हैं नेचर में, करवाए जा रहे हैं या अपने आप हो रहे हैं, वो प्रोसेस इन जनरल इरिवर्सिबल होते हैं. ठीक है, ड्यू टू डिसिपेटिंग फोर्सेस ए प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्सिबल. और इसीलिए ये बोला जाता है बेटा कि इरिवर्सिबिलिटी is a rule of nature. Irreversibility is a rule of nature. जब हम ये बोलते हैं कि irreversibility is a rule of nature, इसका मतलब ये है most of the processes occurring in nature are irreversible. Most of the processes occurring in nature are irreversible, या irreversibility is a rule of nature. मतलब नेचर में जो भी प्रोसेस है, नेचर का रूल है irreversibility. उसके बाद बेटा जो हमारा मेन टॉपिक है यहाँ, वी हैव टू स्टडी अबाउट हीट इंजन. हीट इंजन एक डिवाइस होता है, a device which converts
heat energy into मैकेनिकल वर्क। एक ऐसा डिवाइस जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, उस डिवाइस को हीट इंजन बोलते हैं। बेटा हमारी गाड़ियों में जो पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन होता है वो एक तरह का हीट इंजन ही है। कंबस्शन चैम्बर के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, बर्निंग ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस, पेट्रोल एंड एयर के वेपर्स मिक्स होते हैं, तो चैम्बर में हीट प्रोड्यूस होती है, वो शाफ्ट को घुमाती है। ठीक है, इंजन के अंदर शाफ्ट होगा, वो शाफ्ट घूमेगा मैकेनिकल एनर्जी के कारण। ठीक है, उसी के घूमने से टायर को मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। तो वो जो हीट प्रोड्यूस हुआ फ्यूल के बर्न होने से, वो हीट कैसा मर्जी टाइप का इंजन हो, एक एक्सटर्नल कंबस्टन, इंटरनल कंबस्टन, 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, पेट्रोल, डीजल, तो सम काइंड ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्यूल बर्निंग, राइट। तो वो हीट क्या करती है, मैकेनिकल वर्क कर रही है, वो हीट जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये एक बेसिक हीट इंजन में होता है। एक हीट इंजन एक डिवाइस है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। वी स्टार्टेड थर्मोडायनेमिक्स विद दिस डेफिनेशन ओनली। ठीक है, अभी देखो एक हीट इंजन का ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक लेवल पे पढ़ाए देखेंगे, नॉट पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंजन, पेट्रोल या डीजल नहीं, इन जनरल हीट इंजन में क्या होता है। इन जनरल किसी भी हीट इंजन में देयर आर 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज सोर्स, ये वो बॉडी है, हीट इंजन का वो पार्ट है विच इज केप्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, हाई temperature, and that high temperature is written as T1 Kelvin. दूसरा जो पार्ट है बेटा वो होता है वर्किंग सब्सटेंस। ये जो वर्किंग सब्सटेंस है ये गैस की फॉर्म में होता है। The third part of a heat engine is sink. सिंक वो बॉडी है, वो पार्ट है which is at low temperature. और उस लो टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं T2 केल्विन। We write T2 केल्विन for that. So हमारे पास क्या क्या है देखो, we have source, we have working substance and we have sink. किसी नॉर्मल इंजन में ये 3 मेन पार्ट्स हैं। और कैसे काम होता है, ये जो वर्किंग सब्सटेंस है ये गैस की फॉर्म में है, ये हीट एक्सट्रैक्ट करता है सोर्स से और रिजेक्ट कर देता है टू द सिंक। बट उसी हीट में से कुछ पार्ट को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करता है। लिखना है लिख लो, इसका नॉर्मल ब्लॉक डायग्राम के बेसिस पे ही बताएंगे वर्किंग क्या है। लिखो, द वर्किंग सब्सटेंस टेक्स हीट फ्रॉम द सोर्स। The working substance takes heat from the source हाँ, सोर्स क्या होगा, सोर्स के अंदर किसी दूसरी फॉर्म से, जैसे पेट्रोल बर्न हो रहा है तो पेट्रोल इज नॉट हीट, बट पेट्रोल कैन बी सोर्स फॉर प्रोड्यूसिंग हीट। वो ड्रॉप बाय ड्रॉप पेट्रोल के जो ड्रॉप्स हैं उनमें एयर मिक्स होगा, तो वहां कंबस्शन चैम्बर के अंदर वो बर्न होगा, तो हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, हीट भी तो एनर्जी है, वो भी किसी न किसी दूसरी फॉर्म से आ जाएगी, तो चाहे वो पेट्रोल से आए या डीजल से आए या एलपीजी से आए या कोई इलेक्ट्रिकल इंजन भी आजकल आने लगे जैसे, तो इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। वर्किंग सब्सटेंस यहां से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, क्या लिखा था, द वर्किंग सब्सटेंस टेक्स हीट फ्रॉम द सोर्स। आगे लिखो, सम पार्ट, SOME, सम पार्ट ऑफ दिस हीट is converted into useful work
is converted into useful work, and the remaining part is rejected to the sink. And the remaining part is rejected to the sink. इस ब्लॉक डायग्राम को ऐसे आप समझ सकते हैं, तीनों पार्ट्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है। ये है हमारे पास एक सोर्स, the temperature of the source is T1 Kelvin. सोर्स से हीट निकलेगी, या ये जो वर्किंग सब्सटेंस है ये सोर्स से हीट निकालेगा। Q1, इसी हीट का कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, मैकेनिकल वर्क W, एंड द रिमेनिंग पार्ट इज रिजेक्टेड टू द सिंक। जैसे अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो सिंक क्या है? एटमॉस्फेयर, जिसको रिजेक्टेड हीट मिल रही है। According to law of conservation of energy, Q1 plus W is equal to Q2. Q1 plus W is Q2, therefore W is equal to Q1 plus W नहीं, Q1 is equal to W plus Q2, क्योंकि ये आ रही है हीट। देखो अगर आप ऐसे समझो, दिस इज द एनर्जी विच इज कमिंग, Q1 कुछ पार्ट वर्क में और रिमेनिंग पार्ट जो है वो सिंक को रिजेक्ट हो गया, तो W कितना हो गया? Q1 माइनस Q2। कितना मैकेनिकल वर्क, जैसे यहां से मान लीजिए 50 जूल ऑफ हीट यहां से एक्सट्रैक्ट करी, अगर 45 यहां कन्वर्ट हो गया तो 5 जूल विल बी लॉस। बेटा जब भी हम किसी डिवाइस की बात करते हैं, जैसे हीट इंजन डिवाइस, पहला वर्ड क्या लिखा मैंने? इट इज ए डिवाइस। तो डिवाइसेस में हम बात करते हैं एफिशिएंसी की। हमारा मेन कंसर्न होता है कि वो डिवाइस ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए। ज्यादा एफिशिएंट होने का मतलब ये है कि हम जो खर्च कर रहे हैं ये एनर्जी, कोई ना कोई ये जो सोर्स है इसके पास एनर्जी कहीं से आएगी ना। जैसे मैंने बोला पेट्रोल खर्च किया हमने, तो वी वांट कि हमने जितना भी यहाँ स्पेंड किया है इन टर्म्स ऑफ मनी, वो सारा इधर आ जाना चाहिए। हमें उसका आउटपुट जो है वो मैक्सिमम मिलना चाहिए, ठीक है, विद ए गिवन इनपुट जो आउटपुट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। सो दैट इज वाई हम जब भी किसी डिवाइस की बात करते हैं तो उस डिवाइस को हम हमेशा उसकी एक प्रॉपर्टी की बात करेंगे, इट इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस लेटर ईटा। कैसे डिफाइन करते हैं बेटा एफिशिएंसी को? एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट। आउटपुट मतलब जो यूजफुल वर्क है डिवाइडेड बाय हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स। कितना हमने स्पेंड किया है, हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स। Therefore, eta is equal to W divided by Q1.
एंड व्हाट इज दिस W? अभी लिखा था Q1 minus Q2 divided by Q1. Q1 by Q1 is 1. So eta को आपने लिखना है 1 minus Q2 by Q1. ये है एफिशिएंसी 1 minus Q2 by Q1. और देखो ये जो Q1 है, सोर्स कितनी हीट दे सकता है, वो तो इस चीज पे भी डिपेंड करता है ना कि सोर्स का टेम्परेचर कितना होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा हीट कहां से एक्सट्रैक्ट करेगा। तो बेसिकली ये जो Q1 है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T1 के, और सिंक को जितनी हीट जाएगी उसी हिसाब से उसका टेम्परेचर होगा। तो Q2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T2 के। So when we write eta equal to 1 minus Q2 by Q1, we also can write it is equal to 1 minus T2 by T1. बराबर तो नहीं होते, Q1 is not equal to T1. Q1 एनर्जी है, हीट है, T1 तो टेम्परेचर है, बट प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा हीट। ठीक है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, नॉट इक्वल टू। लेकिन जब रेशो है तो रेशो में हम इक्वल टू डाल देते हैं। क्यों? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा के, इधर आ जाएगा के, कट। तो यही एक फॉर्मूला है बेटा हीट इंजन के कॉन्सेप्ट। जो भी आप पढ़ोगे, जितने भी क्वेश्चंस करने हैं, न्यूमेरिकल्स व्हाटएवर टाइप, तो हमारे पास जब भी किसी हीट इंजन की बात होगी तो आपने हीट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रखना है, ईटा का फॉर्मूला याद रखना है। ईटा इज इक्वल टू 1 minus T2 by T1. For greater efficiency, T2 should be small। ये वाली टर्म जो है ये छोटी होनी चाहिए। जैसे 1 में से 0.6 निकालेंगे अगर, तो आएगा 0.4, बट अगर 0.4 निकालोगे तो 0.6 आएगा। तो ईटा की वैल्यू लार्जर कब होगी? जब ये वाली वैल्यू जो है ये छोटी है। फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी ऐसे बोल सकते हैं, T2 डिवाइडेड बाय T1 शुड बी स्मॉल। T2 बाय T1 छोटा होना चाहिए, इसका मतलब या तो T2 छोटा होगा और T1 बड़ा होगा। T2 को कम करके T1 को बढ़ा के, दोनों चीजें करेंगे अगर, बेटर इम्पैक्ट होगा एफिशिएंसी पे। ठीक है, अगर हम T2 को कम करें एफिशिएंसी बढ़ेगी, अगर हम T2 को बढ़ाएं तब भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और अगर हम दोनों करें तो ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर एक ही करना है, फॉर्मूला यही है बेटा, और कोई फॉर्मूला नहीं है। आपने अगर इसी एफिशिएंसी को परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है, वी कैन आल्सो राइट eta equals to 1 minus T2 by T1 into 100%. सो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए T2 को कम और T1 को बढ़ा सकते हैं। अब एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं, ज्यादा बेनिफिशियल क्या है, T2 को कम करना या T1 को बढ़ाना? मैथमेटिकली इसको जस्टिफाई करेंगे। मान लो कोई हीट इंजन है हमारे पास, ए हीट इंजन is working between 500 Kelvin and 1000 Kelvin.
in which case there will be a greater improvement in which case there will be a greater improvement in efficiency. Case one is decreasing T2 by 100 Kelvin, and number two, increasing T1 by 100 Kelvin. बेटर कब होगी एफिशिएंसी दोनों में? देखो क्वेश्चन क्या है, पहले आपको एफिशिएंसी देखनी है कितनी, बड़ी या कम हुई वो तो बात की बात है, पहले ओरिजिनली तो पता करनी पड़ेगी एफिशिएंसी कितनी है। ए हीट इंजन इज वर्किंग बिटवीन 500 to 1000 केल्विन। तो आप लोग क्या कर रहे हो पता है, इसको बोल रहे हो ये T1 और इसको बोल रहे हो T2, क्योंकि पहले ये लिखा है बाद में वो लिखा है। जो बड़ा है वो T1 होता है, जो छोटा है वो T2 होता है। अभी लिखवाया भी था। सोर्स कौन सा है? बॉडी विच इज एट हायर टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर जो है दैट इज 1000 केल्विन और सिंक का जो टेम्परेचर है दैट इज 500 केल्विन। सो ओरिजिनली एफिशिएंसी है कितनी? अगर ईटा से रिप्रेजेंट करूं, परसेंटेज में कर लेंगे, पहले हम फ्रैक्शन में तो निकालें। T2 by T1, so that is equal to 1 minus 1 by 2, that is equal to 1 by 2, and 1 by 2 means 0. This is the original efficiency. अभी एक रेफरेंस पता ले लेंगे पहले, तभी तो पता चलेगा बढ़ी या कम हुई। अब पहले केस में क्या किया, T1 को T2 को कम कर दिया है ना, तो T2 को कम कर दिया बाय 100, तो ये हो गया 400 और ये हो गया 100,000। 2 by 5, 1 minus 2 by 5 कितना हो गया? करके देखो, वाह, 3 by 5 हुआ। ये लो 1 माइनस ये 2 0 के 2 by 5, 0.6, बढ़ी ना। अब दूसरे केस में, केस 1 हुआ, केस 2, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 500 बाय 1100, क्योंकि दूसरे केस में क्या किया है, सोर्स के टेम्परेचर को 100 से बढ़ाया है, सिंक को वैसे रहने दिया। नाउ इट इज 1 माइनस 5 बाय 11, सो दैट इज इक्वल टू 6 बाय 11। 6 बाय 11 कितना हुआ? 0.55। अब दोनों जो वैल्यूज हैं, इसको ईटा 1 और इसको ईटा 2 बोल दो। ईटा 1 भी ईटा से बड़ा है, ईटा 2 भी बड़ा है, मतलब अगर आप सिंक के टेम्परेचर को कम करोगे तब भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, सोर्स के टेम्परेचर को बढ़ाओगे तब भी एफिशिएंसी बढ़ेगी। बट क्वेश्चन ये नहीं था, वो तो पहले ही पता था हमें, ज्यादा इंप्रूवमेंट कौन से केस में हुई? तो डिक्रीजिंग T2 by 100 Kelvin has a greater improvement in efficiency. If T2 is 0 Kelvin, then what is eta? Then eta is 1. 1 means 100%. आएगा या नहीं? When you put 0 here, you cannot put 0 here. ये तो वैसे भी हाई होना चाहिए। T2 का अगर आप 0 पुट करोगे तो efficiency will be 1, which means it is 100%. But practically 0 Kelvin cannot be obtained. 0 Kelvin is a minimum possible temperature, but only theoretically. Practically आज तक 0 Kelvin नहीं आया, मतलब आया भी होगा तो under very scientific conditions and very costly affair.
0 केल्विन मेंटेन रखना इज नॉट इजी। तो इसलिए सिंस 0 केल्विन कैन नॉट बी अटेन्ड practically, so eta can never be 100%. eta जो है it can never be 100%, तो हम बोलते हैं therefore practically eta is less than 1 या less than 100%। ठीक है, ये आ गया इसका थ्योरेटिकल पूरा डिस्क्रिप्शन। कल पहले हम इसी फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस क्या है, एक ही फॉर्मूला है बेटा, बस उसके दो फॉर्म्स हैं, ये नोट कर लो चाहे। ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1 एंड इट इज आल्सो 1 माइनस T2 बाई T1, और कोई फॉर्मूला नहीं है। अब देखो, कभी ऐसा भी होता है कि एक इंजन उतना एफिशिएंट नहीं है, न्यूमेरिकल्स करेंगे हम इसके अभी इसी फॉर्मूले पे बेस। एक हीट इंजन उतना एफिशिएंट नहीं है, सो वी कैन कंबाइन द हीट इंजन, we'll do the combination of heat engines so that efficiency हम बढ़ा सकें। so this combination can be like this। देखिए, ये एक सोर्स है जिसका टेम्परेचर है T1 केल्विन, ये Q1 हीट देता है किसी वर्किंग सब्सटेंस को, और इस वर्किंग सब्सटेंस का मैकेनिज्म, इसका सेटअप ऐसा है कि ये कुछ वर्क करके बाकी पार्ट रिजेक्ट कर देता है टू द सेकंड पार्ट। और ये जो सेकंड पार्ट है जिसे हम सिंक बोल रहे हैं, यही सिंक दूसरे वाले हीट इंजन के लिए सोर्स भी है। टेम्परेचर इज T2, सो इट सप्लाइज जितनी भी यहां से हीट इसने ली टू द सेकंड वर्किंग सब्सटेंस, अगेन गॉट सम मोर वर्क W, यहाँ W1, यहाँ W2, एंड Q3 रिजेक्ट हो गई टू द सिंक। फाइनल जो सिंक है उसको मिल गई Q2, Q3। तो अब ओवरऑल एफिशिएंसी को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एक बार फिर से देख लो। ये सोर्स है, T1 टेम्परेचर है इसका, Q1 हीट सप्लाई की टू ए वर्किंग सब्सटेंस, इसने वर्क किया W1, Q2 रिजेक्ट कर दिया सिंक को। यही सिंक यहाँ से जितनी भी हीट ले रहा है उसको दूसरे वर्किंग सब्सटेंस WS2 लिख दो, को दे दिया वर्किंग सब्सटेंस को, कुछ वर्क आया और बाकी रिजेक्ट हो गई फिर से सिंक को। सो व्हाट विल बी दिस W1, अगर यहाँ से देखोगे तो Q1 माइनस Q2, एंड व्हाट इज दिस W2, Q2 माइनस, तो नेट वर्क कितना होगा W1 प्लस W2, so it is equal to Q1 minus Q2 plus Q2 minus Q3, ये कैंसल, so W equals to Q1 minus Q3। तो अभी एफिशिएंसी कितनी हो गई, हमें जो आउटपुट वर्क मिला वो W है, तो एफिशिएंसी हो जाएगी W बाई Q1, जो यहां से हमने एक्सेप्ट किया था, इनपुट ये था, so it is equal to Q1 minus Q2 by Q1 minus Q3, sorry, so can be written as 1 minus Q3 by Q1, or it is equal to 1 minus T3 by T1। मतलब इसका ये है कि जो एफिशिएंसी है हीट इंजन की, अगर हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज एंड सिंक्स भी होंगे तो एफिशिएंसी सिर्फ एंड टेम्परेचर्स पे डिपेंड करती है, T1 का और T3 इसका टेम्परेचर है, ये T1, ये T2 और ये T3। नोट कर लीजिए, एफिशिएंसी ऑफ दिस कंबाइंड हीट इंजन डिपेंड्स ऑन द एंड टेम्परेचर्स, एंड दीज टेम्परेचर्स आर T1 and T3।
ठीक है।